हेलो दोस्तों, आइए एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बायो का अध्याय 9, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कार्यनीति। ठीक है, चैप्टर 8 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। यह आपका अध्याय 9 है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कार्यनीति के बारे में। इसमें जो है आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला जो है आपका पशुपालन, फिर आप पढ़ेंगे पादप प्रजनन, फिर है एकल कोशिका प्रोटीन और लास्ट हेडिंग है आपका ऊतक संवर्धन के बारे में। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर के कुछ परिचय के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए ध्यान से। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विश्व की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वह लगातार बढ़ रही है। अतः सभी के लिए भोजन की जो खाद्य उत्पादन की जो ज़रूरत है वह भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों को भोजन मिल सके, इसके लिए खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए। जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी अनुसार खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए। तो विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। पशुपालन तथा पादप प्रजनन पर लागू होने वाले जैविक सिद्धांत खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पशुपालन है तथा पादप प्रजनन पे जो जैविक सिद्धांत लागू होते हैं, उसके द्वारा खाद्य उत्पादन बढ़ाने में हमारा प्रयास जो है मुख्य भूमिका का कार्य करता है। ठीक है, पशुपालन तथा पादप प्रजनन पर लागू होने वाले जैविक सिद्धांत खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, भविष्य में कई नई तकनीकें, ठीक है, जैसे कि भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी तथा ऊतक संवर्धन खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त वृद्धि के लिए आधारभूत भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भविष्य में जो है जो नई तकनीक आने वाली है, उसमें आप देख रहे हैं कि भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी है तथा ऊतक संवर्धन है, टिश्यू कल्चर है, जो खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त वृद्धि के लिए आधारीय भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो यह था आपका इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें आपने देखा कि पशुपालन और पादप प्रजनन पर लागू होने वाले जो जैविक सिद्धांत हैं, उसकी सहायता से खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और भविष्य में जो नई तकनीक आ रही हैं, जैसे कि भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी तथा ऊतक संवर्धन, ये खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त वृद्धि के लिए बेस प्रदान करेंगे, अर्थात आधारी भूमिका निभाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका परिचय के बारे में, खाद्य उत्पादन की वृद्धि और कार्यनीति के बारे में। अब आते हैं, पहला हेडिंग स्टार्ट करते हैं पशुपालन के बारे में। तो आप ध्यान से समझिएगा पशुपालन क्या होता है। देखिए ध्यान से, पशुपालन पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। ठीक है, तो पशुपालन में क्या किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, आप पशुपालन के बारे में देख रहे हैं कि पशुपालन में क्या होता है। इसमें पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है, जिसमें पशुओं का प्रजनन कराया जाता है और पशुओं की संख्या में वृद्धि कराया जाता है। ठीक है, और यह एक कृषि पद्धति है जिसे पशुपालन कहा जाता है। तो पशुपालन क्या होता है? पशुपालन में पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि करते हैं, जिसे पशुपालन कहा जाता है। देखें, यह किसानों के लिए एक प्रमुख निपुणता तथा वैज्ञानिकों के लिए कला है। ठीक है, तो पशुपालन जो है वह किसानों के लिए एक प्रमुख निपुणता है और वैज्ञानिक के लिए यह एक कला होता है। ठीक है, तो पशुपालन पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। यह किसानों के लिए एक प्रमुख निपुणता और वैज्ञानिकों के लिए एक कला है। पशुपालन का संबंध पशुधन, जैसे कि भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है, जो मानव के लिए लाभप्रद है।
ठीक है। तो पशुपालन का संबंध जो है वह पशुधन से होता है, जैसे कि भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन और उनके देखभाल से होता है, जो मानव के लिए लाभप्रद होते हैं। ठीक है। यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो इसके अंतर्गत इसमें हम शामिल कर सकते हैं कुक्कुट, ठीक है, कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपका पशुपालन है उसमें हम विस्तृत रूप से अगर देखें तो इसमें कुक्कुट पालन तथा मत्स्य पालन भी शामिल करते हैं। ठीक है। मत्स्यिकी में क्या होता है, ध्यान दें, मत्स्यिकी में मत्स्यों अर्थात मछलियों, ठीक है, मृदुकवची अर्थात मोलस्क तथा क्रस्टेशियाई जिसमें प्राण, क्रैब आदि आते हैं का पालन पोषण, उनको पकड़ना अर्थात शिकार करना, बेचना आदि शामिल होता है। ठीक है। तो मत्स्यिकी में क्या होता है, मत्स्यिकी में मछलियों को, मोलस्क को, क्रस्टेशियाई का पालन पोषण किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है, उनको बेचा जाता है। ठीक है। मत्स्यिकी में मत्स्यों अर्थात मछलियों, मृदुकवची अर्थात मोलस्क तथा क्रस्टेशियाई अर्थात प्राण, क्रैब आदि का पालन पोषण, उनको पकड़ना अर्थात शिकार करना, बेचना आदि शामिल है। ठीक है। अति प्राचीन काल से मानव द्वारा जैसे कि मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, केकड़ा, मछलियाँ, पक्षी, सुअर, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग उनके उत्पादों जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। ठीक है। तो प्राचीन काल से आप देख रहे हैं कि मानव जो है मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, केकड़ा, मछली, सुअर, पक्षी, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग जो है उनके उत्पादों के लिए करता आ रहा है। उनके द्वारा तैयार दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि का प्रयोग करने के लिए करता आ रहा है। ठीक है। तो आप 9वें चैप्टर की पहली हेडिंग पढ़ रहे हैं पशुपालन के बारे में। इसमें आपने देखा कि पशुपालन जो है वह पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। ठीक है। यह किसानों के लिए एक प्रमुख निपुणता तथा वैज्ञानिकों के लिए एक कला है। ठीक है। पशुपालन का संबंध पशुधन, ठीक है, पशुधन जिसमें भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है, जो मानव के लिए लाभप्रद है। यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो इसमें कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल किया जाता है। मत्स्यिकी में मत्स्यों अर्थात मछलियों, मृदुकवची अर्थात मोलस्क तथा क्रस्टेशियाई अर्थात प्राण, क्रैब आदि का पालन पोषण, उनको पकड़ना, बेचना आदि शामिल है। ठीक है। अति प्राचीन काल से मानव द्वारा जैसे कि मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, केकड़ा, मछलियाँ, पक्षी, सुअर, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग उनके उत्पादों के लिए कर रहा है, जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे देखें ध्यान से। एक गणना के अनुसार विश्व की 70% से भी अधिक पशुधन भारत तथा चीन में है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक गणना के अनुसार जो है विश्व की जो 70% पशुधन है वह केवल 2 देशों के पास है, भारत और चीन के पास है। तो विश्व की 70% जो पशुधन है वे भारत और चीन के पास हैं। यद्यपि यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनका विश्व फार्म उत्पादों का योगदान मात्र 25% है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पशुधन है, ठीक है, वह 70% हिस्सेदारी जो है वर्ल्ड में वो भारत और चीन की है। लेकिन पशुधन के द्वारा, पशुओं के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, फार्म उत्पाद बनते हैं, उनमें विश्व में भारत और चाइना का मात्र हिस्सेदारी केवल 25% है। ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति इकाई उत्पादकता की दर बहुत कम है। ठीक है। प्रति इकाई जो प्रोडक्शन की दर है वह बहुत कम है। इसीलिए जो है भारत और चीन के पास 75%
से भी अधिक पशुधन होने के बावजूद भी इनका विश्व फार्म उत्पादों में योगदान मात्र 25% है। ठीक है, अतः पशु प्रजनन तथा देखभाल की पारंपरिक पद्धतियों के अतिरिक्त गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो विश्व फार्म उत्पादों में योगदान है उसको बढ़ाने के लिए पशु प्रजनन तथा देखभाल की पारंपरिक जो पद्धति है उसके अलावा गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा, नई टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। ठीक है, चलिए देखें, अगली हेडिंग है आपका फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन। ठीक है, कैसे फार्म हाउस में, ठीक है, फार्म तैयार होगा और उसमें पशुओं का कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फार्म प्रबंधन की पारंपरिक पद्धतियां एक व्यावसायिक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, जो फार्म का मैनेजमेंट है उसकी जो पारंपरिक पद्धतियों की एक व्यावसायिक पहुंच होनी चाहिए जिससे हमारे खाद्य उत्पादन को और अधिक आवश्यक बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो फार्म प्रबंधन है उसकी पारंपरिक पद्धति का एक व्यावसायिक पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, जिससे हमारे खाद्य उत्पाद को और अधिक आवश्यक बढ़ावा मिल सके। आइए विभिन्न पशु फार्म प्रणाली में कुछ प्रबंधन प्रक्रिया जिन्हें प्रयोग में लाया जाता है उन पर विचार करें। ठीक है, तो जो भी फार्म हाउस हैं जहाँ पर इन जीवों को रखा जाता है, ठीक है, पशुधन को रखा जाता है, उन फार्म हाउस में कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है प्रबंधन के लिए, आइए उनके बारे में हम लोग पढ़ा जाए। ठीक है, तो पहला है आपका डेयरी फार्म प्रबंधन। ठीक है, तो डेयरी फार्म प्रबंधन कैसे किया जाएगा तो इसको ध्यान से देखें। तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।